हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम बात करने जा रहे हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 RRB के बारे में, जो कि हमारा इनकम टैक्स का ही एक पार्ट है। तीन चीजों को ध्यान रखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फीडबैक देना मत भूलिएगा और लाइक एंड शेयर। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखो, इसका इंट्रो क्या है कि 80 RRB ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 प्रोवाइड डिडक्शन ऑन इनकम अर्न्ड बाय वे ऑफ रॉयल्टी फ्रॉम पेटेंट बाय इंडियन रेजिडेंट इंडिविजुअल हु आर ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर। ठीक है, अब कहीं पढ़ के बताया है, आगे सिंपल डेफिनेशन मिलेगी कि 80 RRB जो है इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंडर कहता है कि अगर आप एक इंडियन रेजिडेंट है, साथ ही में आपने कोई चीज पहली बार इन्वेंट किया और उसका पेटेंट राइट आपको मिल गया है, तो उसके पेटेंट राइट पे आपको जो भी इनकम होगी रॉयल्टी के तौर पर, वो सभी पे आपको डिडक्शन मिलेगी। आई रिपीट, अगर इंडिया के किसी बंदे ने कोई चीज इन्वेंट करी है और उस पे अधिकार ले लिया है कि भाई ये चीज जो है मैंने इन्वेंट करी है, तो उसके द्वारा उसको कमाई गई इनकम पर डिडक्शन मिलेगी। अब वन ऑन वन पढ़ लेते हैं एक एक पॉइंट। तो एप्लीकेबिलिटी क्या है? एप्लीकेबिलिटी है कि एक रेजिडेंट इंडिविजुअल होना चाहिए, साथ ही साथ एक पेटेंटी होना चाहिए। पेटेंटी का मतलब है कि वो जो इन्वेंशन है उसका पेटेंट जो है उसके मालिक होने चाहिए या फिर को ओनर होने चाहिए। को ओनर का मतलब होता है कि लाइक दो तीन लोग जब साथ मिलकर बनाते हैं तो वो को ओनर्स बन जाते हैं। ठीक है, अब पेटेंटी का मतलब क्या है? एक ऐसा इंसान जिसने की पहली बार ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर जो है उस इन्वेंशन का पहली बार कोई चीज इन्वेंट करी है। लाइक मैंने कोई ऐसा सिस्टम बना दिया जिससे कि हम समुद्र के पानी को, खारे पानी को मीठे पानी में बदल सकते हैं, पीने लायक पानी में बदल सकते हैं। ठीक है, वाटर प्योरिफिकेशन का कोई सिस्टम बना दिया और उसके लिए बोल दिया कि भाई ये मेरे नाम पर रजिस्टर है, इसका इन्वेंशन मैंने करा। जैसे थॉमस एल्वा एडिसन ने बल्ब का किया था तो उनके नाम पर है ना। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का फादर माना जाता है, तो वो इन्वेंशन उनके नाम पे, तो वो उनके पास पेटेंट राइट था। ठीक है, फिर वो कह रहा है कि हुज नेम, पेटेंट कौन है? पेटेंटी कौन है? जिसका नाम पेटेंट रजिस्टर के अंडर लिखा हुआ है पेटेंट एक्ट 1970 के अकॉर्डिंग, वही पेटेंटी है। अब देखो यहाँ पर एक चीज हम बताते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने वाटर प्योरिफिकेशन का सिस्टम इन्वेंट कर दिया, मेरे साथ मेरा फैमिली मेंबर भी था। अब मुझे भाई देखो, सबको अपने फैमिली मेंबर बहुत प्यारे होते हैं। मैंने कहा यार चल कोई बात नहीं, अपना नाम क्या बड़ा करना, छोटा भाई है उसके नाम पे कर देते हैं। ठीक है, अब छोटा भाई निकल गया 5 साल बाद गद्दार। ठीक है, वो बोला ये तो इन्वेंशन ही मेरी है, मेरी बहन का तो कुछ काम ही नहीं है। ठीक है, तो भाई यहाँ पर अब मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि मैंने उस वक्त तो प्यार प्यार में पेटेंट राइट अपने भाई के नाम पे कर दिए, तो अब मेरा कोई अधिकार नहीं है उस पे। तो पेटेंट राइट का मतलब वही माना जाएगा पेटेंटी जिसका नाम उस रजिस्टर में लिखा हुआ है। इसलिए यहाँ पे ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। ओके, सिर्फ टू एंड राइट इन्वेंचर तो बोल दिया, लेकिन हर चीज जो है सर्टिफिकेट में होनी जरूरी होती है। आगे बढ़ते हैं, कंडीशन देख लेते हैं कि एसएससी ने इनकम अर्न करी होनी चाहिए, फिर चाहे वो इंडिया के अंदर करे या इंडिया के बाहर करे, लेकिन रॉयल्टी से इनकम अर्न करनी होनी चाहिए। और कौन से पेटेंट के लिए? एक ऐसा पेटेंट जो कि 1 अप्रैल 2003 के बाद हमने पेटेंट एक्ट 1970 के अंडर रजिस्टर किया था। आई रिपीट कि अगर एसएससी ने कोई भी इनकम अर्न करी है पेटेंट रजिस्ट्रेशन के तौर पर, जो कि 1/4/2003 को हमने रजिस्टर किया था, तो उसकी इनकम यहाँ पर रॉयल्टी की इनकम मानी जाएगी। फिर वो कह रहा है कि रॉयल्टी इन रिस्पेक्ट ऑफ पेटेंट मींस कंसिडरेशन। 4 कि रॉयल्टी का मतलब यहाँ पर क्या है? पेटेंट के लिए मिला हुआ कंसिडरेशन, पेटेंट के लिए मिला हुआ कंडीशन, मिला हुआ पैसा। कौन सा पैसा? कि वो पैसा जो कि आपको पेटेंट राइट को ट्रांसफर करने पे मिला हो, फिर चाहे वो लाइसेंस हो या चाहे कुछ भी हो, पेटेंट के ट्रांसफॉर्मेशन मिलना होना चाहिए। फिर वो कहता है द इम्पार्टिंग ऑफ एन इन्फॉर्मेशन, अगर आपने अपने पेटेंट से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन साझा कर दी है, शेयर कर दी है, दे दी है, तो उसके बदले आपको पैसा मिला है, तो भी आपका रॉयल्टी माना जाएगा। फिर वो कहता है रेंडरिंग ऑफ एनी सर्विस इन कनेक्शन विद एक्टिविटी, अगर आपने इन दोनों चीजों से रिलेटेड कोई भी सर्विस करी है अपने पेटेंट राइट के बदले, तो भी आपका रॉयल्टी माना जाएगा। ठीक है, इट इंक्लूड्स एडवांस रॉयल्टी, अगर आपको अपनी रॉयल्टी के लिए एक नॉन रिफंडेबल अमाउंट मिला है एडवांस में, तो वो भी रॉयल्टी माना जाएगा। ठीक है, ये तो थी वो चीजें मानी जाएंगी। अब कौन सी चीजें नहीं मानी जाएंगी? इट डज नॉट इंक्लूड एनी कैपिटल सम रिसीव्ड फॉर सेल ऑफ पेटेंट, अगर आपने पेटेंट को बेच दिया, ठीक है, मैंने अपने नाम करवा रखा था, मैंने एबीसी लिमिटेड के नाम कर दिया, बेच दिया, तो वो यहाँ पे रॉयल्टी नहीं मानी जाएगी, वो मानी जाएगी कैपिटल गेन माना जाएगा। तो उसको हम अंडर हेड कैपिटल गेन ही इनकम टैक्स के लिए चार्ज करेंगे, कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। फिर वो कहता है कंसिडरेशन फॉर सेल ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड विद पेटेंट प्रोसेस कमर्शियल यूज, अगर आपने अपने पेटेंट का इस्तेमाल कमर्शियल यूज के लिए कर लिया, उससे कोई प्रोडक्ट बना लिया। फॉर एग्जांपल, मेरी जो वाटर प्यूरिफिकेशन की मशीन थी, अब मैंने उससे एक कंपनी को बेच दिया और उसे मशीन बनाना चालू कर दिया और बाजार में वो मशीनें बिक रही हैं, तो वो तो बिजनेस हो गया ना, रॉयल्टी थोड़ी हुई वहां पर। तो वो भी आपका जो है बिजनेस गेन के अंदर माना जाएगा, पीजीबीपी पे माना जाएगा, रॉयल्टी नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब ये था जो नहीं माने जाएंगे।
अब वो कहता है अगला पॉइंट कि अगर आपकी जो इनकम है वो आपने इन सोर्स आउटसाइड इंडिया कमाई है, अगर आपने इंडिया के बाहर से कोई इनकम कमाई है तो क्या होगा, तो रॉयल्टी तो मानी जाएगी, लेकिन करना क्या है, आपको उस पैसे को, आपको उस रिसीप्ट को कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज की फॉर्म में प्रीवियस ईयर के खत्म होने से 6 महीने के अंदर अंदर इंडिया में लेकर के आना है, या फिर वो टाइम जो आपको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने बोल दिया है उस समय के अंदर अंदर आपको वो पैसा इंडिया के अंदर लाना है। साथ ही साथ आपको एक सर्टिफिकेट देना होगा अपने रिटर्न ऑफ इनकम के साथ। कौन सा सर्टिफिकेट इन फॉर्म 10H आपको देना होगा, जो कि आपको अथॉरिटी से बनवा करके रिटर्न ऑफ इनकम के साथ लगाना है। फिर अब यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है कि कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या होता है। कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज का मतलब होता है वो इनकम या फिर वो करेंसी जो कि आरबीआई के द्वारा कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज मानी जाएगी अंडर फॉरेन रेगुलेशन एक्ट 1973, जैसे कि डॉलर होता है, किसी भी आपका करेंसी में कन्वर्ट हो सकता है। फिर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या फिर कोई ऐसी अथॉरिटी, कोई ऐसी लॉ जिसके पास की ताकत है पेमेंट को रेगुलेट करने की या डीलिंग करने की फॉरेन एक्सचेंज से। ओके, फिर यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि आपको एक और सर्टिफिकेट अपनी रिटर्न ऑफ इनकम के साथ लगाना है 10CCE, जो कि प्रिस्क्राइब अथॉरिटी द्वारा साइंड होना चाहिए। अब आप बोलेंगे कि यार ऊपर एक 10H लगाया था, यहाँ पर 10CCE लगाया, कितने फॉर्म लगाए, तो भाई 10H लगाना है जब इनकम आउटसाइड इंडिया अर्न हुई है, 10CCE लगाना है जब इनकम इनसाइड इंडिया अर्न हुई है। ओके, तो ये फर्क था। अब हम आ जाते हैं क्वांटम ऑफ डिडक्शन पे, तो ध्यान से सुनिएगा। अगर इनकम इंडिया में अर्न हुई है तो मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग, या तो 100% ऑफ इनकम जो रिसीव हुई है एज अ रॉयल्टी, या फिर 3 लाख रुपए, दोनों में से जो कम होगा वो डिडक्शन मिल जाएगा। फिर वो कह रहा है इनकम अर्न आउटसाइड इंडिया, अगर बाहर अर्न हुई है तो जो पैसा आप कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज की फॉर्म में इंडिया में लाए हैं, या फिर 3 लाख रुपए, इनमें से जो कम होगा वो आपको डिडक्शन मिल जाएगा। फिर यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला गया है कि डिडक्शन शुड नॉट एक्सीड द रॉयल्टी अमाउंट एज पर लाइसेंस, कि आपको लाइसेंस के अंडर ना एक पर्टिकुलर अमाउंट दे दिया गया है पेटेंट एक्ट 1970 के अंदर कि इतना पैसा आप एज अ रॉयल्टी ले सकते हो, इससे ज्यादा फिर आपके बिजनेस इनकम बन जाएगा, तो वो जो इनकम है वो एक्सीड नहीं होना चाहिए। ओके, यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मिस्टर राजन जो एक इंडियन साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एक वाटर प्यूरिफिकेशन का सिस्टम 2020 में जो है इन्वेंट किया था, और 1970 पेटेंट एक्ट के अंदर उसने पेटेंट ले लिया। अब उनको फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में 4,50,000 रुपीज, 4,50,000 रुपए एज अ रॉयल्टी इनकम मिला अपने पेटेंट के लाइसेंस के लिए। अब कैलकुलेशन करो कैसे करोगे, रॉयल्टी इनकम कितनी है, 4.5 लाख, मैक्सिमम डिडक्शन अलाउड कितना था हमारा, 3 लाख, या फिर एक्चुअल, तो 3 लाख है ना यहाँ पे ज्यादा पे, तो यहाँ पे डिडक्शन कितनी मिलेगी, वो बोल रहा था भाई जितना पैसा मिले या 3 लाख, इनमें से कम कौन सा है, 3 लाख कम है, 3 लाख रुपए जो है हमारा यहाँ पे डिडक्शन मिल जाएगा, बाकी बचा 1,50,000 रुपए, 1,50,000 रुपीज पे आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंडर आपको टैक्स देना पड़ेगा। ओके, so thank you so much guys, please don't forget to subscribe the channel and also don't forget to give your feedback in the comment section. Thank you.